लिखना क्वेश्चन एक, a car accelerates from rest, a car accelerates from rest at a constant rate alpha. A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time. Alpha for some time. After after it deaccelerate at a constant rate deaccelerate at a constant rate beta. To beta to come to rest. If total time of the journey, if total time of the journey is small t, if total time of the journey is a small t, then question का first part. Question का first part. Find maximum velocity acquired by the car. Find maximum velocity acquired by the car. करो सर, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करो फिर आगे देखो। इसे अपने को ग्राफ से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करना है। 2 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम है। आराम से प्रैक्टिस करो, सोचो कैसे होगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसके 4 ऑप्शन देखे मैंने। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा बी इंटू टी। दूसरा ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। एंड थर्ड अल्फा प्लस बीटा into t, and fourth, none of these.
देखो करते हैं सॉल्व। देखना, सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो वो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई एक कार है जो अल्फा रेट से एक्सेलरेट हो रही है कुछ टाइम तक। तो ये वेलोसिटी इधर टाइम, तो अपने को पता है कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो पहले तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव, और फिर फाइनली रेस्ट पे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। और मुझे समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वही अपना वी मैक्स होगा। एंड ये टोटल टाइम अपने को टी गिवन है, और ये टाइम सपोज मैंने t1 मान लिया और ये टाइम t2, तो मैं कह सकता हूँ कि t1 प्लस टी टू किसके बराबर होगा, t1 प्लस टी टू किसके बराबर होगा, t के। तो पहले मुझे बताओ ये ग्राफ तुम्हें समझ में आया क्या? ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ये तुम्हें समझ में आया क्या? एक बार क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट। अब पता है तुम्हें कांस्टेंट रेट यानी कि ये जो इसका स्लोप है वो किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। और इसका जो स्लोप है वो बीटा के बराबर होगा। डी एक्सेलरेट है माइनस बीटा होना चाहिए, बट अपन को यहाँ से दिख रहा है स्लोप इसका क्या है, नेगेटिव, सिंपल। तो अल्फा बीटा तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा एक पॉइंट सोचना, एक पॉइंट सोचो, यदि मैं इसे अल्फा मान, इसे मैं थीटा मानता हूँ, तो क्या मैं tan थीटा लिख सकता हूँ वी मैक्स अपॉन t1? बोलो, लिख सकता हूँ क्या? tan थीटा वी मैक्स अपॉन t1। और तुम्हें पता है कि ये वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, दैट मीन्स अल्फा किसके बराबर है, अल्फा वी मैक्स अपॉन t1 के बराबर है। ये है इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसके लिए मैं लिखूं स्लोप tan अल्फा के लिए, तो tan अल्फा क्या होगा बताओ, v मैक्स अपॉन t2, है ना। और tan अल्फा, ठीक है, इसको अल्फा मत करो, नहीं करते, इस अल्फा की जगह अपन थीटा वन कर लेते हैं ना, थीटा वन, ठीक है। हाँ, तो ये तो बीटा के बराबर है। देखो इसका स्लोप नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट मैं बीटा लिख रहा हूँ, बी मैक्स अपॉन t2। अब बस इसी को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यदि मैं t1 लिखूं, t1 तो क्या लिखूंगा, t1 सिंपल लिखूंगा v मैक्स अपॉन अल्फा, है ना। और t2 यदि लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, v मैक्स अपॉन बीटा। और तुम्हें पता है t1 प्लस t2 किसके बराबर है, t के। तो t1 और t2 की जगह वैल्यू रख देंगे, v मैक्स अपॉन अल्फा और v मैक्स अपॉन बीटा, v मैक्स अपॉन अल्फा और यहाँ से आ जाएगा v मैक्स अपॉन बीटा इक्वल्स टू t। तो v मैक्स यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्लियरली आंसर तुम्हें दिखने लग जाएगा, अल्फा बीटा t डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा आंसर। एक बार देखो अच्छे से, पहली स्लाइड में तुम्हें दिखा रहा हूँ, कोई से स्टेप में डाउट है तो तुम मुझसे पूछो। सिंपल स्लोप को अपन ने लिखा और स्लोप को अल्फा बीटा से रिप्लेस करा, और t1 प्लस t2 t के बराबर है, रिप्लेस करके सॉल्व कर लिया, आंसर देखने लग गया। हाँ वी मैक्स फाइंड करना था, बिल्कुल क्वेश्चन में ही लिखा था ना। द मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को सॉल्व करना है, अपने को दिख रहा है कि इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी इसी पॉइंट पे है।
क्या तुम सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो, किसी को रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप कर देना, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें एक और तरीका से बताता हूँ, ये भी तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये काम कर जाता है। इस क्वेश्चन को मैं बिना सॉल्व किए चेक कर लूंगा, बिना सॉल्व किए हुए मैं आंसर चेक कर लूंगा। कैसे, ध्यान से देखना, डायमेंशन चेक से। देखो ये मेरे पास चार ऑप्शन है, चलो ये तो हट ही गया, नॉन ऑफ दिस खत्म। अल्फा है क्या, एक्सेलरेशन है, होगा क्या चेक, हाँ हो जाएगा। देखो अल्फा है क्या, एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन का स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन का स्क्वायर क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और नीचे भी एक्सेलरेशन का स्क्वायर, इसलिए कैंसिल होकर डायमेंशन मेरे पास सिर्फ टाइम का बचता है। क्या तुम्हें दिख रहा है क्या, पहले वाले ऑप्शन पे यदि मैं ध्यान से देखूं तो अल्फा स्क्वायर है क्या, एक्सेलरेशन, बीटा स्क्वायर है क्या, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन को घटाओगे तो रिजल्ट तो एक्सेलरेशन ही मिलेगा। एक्सेलरेशन स्क्वायर ऊपर और नीचे एक्सेलरेशन स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हुआ, सिर्फ क्या बना, टाइम। तो इसका यदि मैं डायमेंशन देखूं तो इसका डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। क्या समझ रहे हो थोड़ा बहुत, यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट, तो यूनिट इसका क्या होगा, सेकेंड। अच्छा इसके लिए देखो, ऊपर है क्या, ऊपर सिंपल एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, नीचे एक्सेलरेशन स्क्वायर और इधर टाइम, तो ए से ए कैंसिल, तो टी बाई ए, टी बाई ए तो वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर होगा, ए इंटू टी के, और यहाँ है टी बाई ए, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब थर्ड चेक करते हैं, थर्ड में ऊपर देखो, ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर, नीचे आएगा ए और इंटू टी, इससे कैंसिल और यहाँ से ए टी आ रहा है, तो सिर्फ एक ऑप्शन, सिंगल ये ऑप्शन है जो मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन दे रहा है, तो मेरा आंसर डायरेक्ट थर्ड वाला हो जाएगा बिना सॉल्व किए। तुम्हें समझ में आया क्या, किस किस को समझ में आया, ये इसका मैसेज करो। तो मैं एक चीज बता दूं, मेंस में ना तुम्हें दो तीन क्वेश्चन तो इस तरीके के जरूर दिखते हैं यार, मेरे टाइम में भी दिखे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इस तरीके से, तो कभी देखना ऐसे टाइप के क्वेश्चन होना तो एक बार डायमेंशन चेक पे जरूर सोचना, बहुत बारी इसी से आंसर आ जाता है और इससे अपन चेक करके आगे निकल जाएंगे, फिर सॉल्व करने का टाइम बच जाएगा और अपना 4 मार्क्स कंफर्म भी हो जाएगा। इसमें नेगेटिव होने का चांस भी नहीं है क्योंकि अपने डायमेंशन पे एग्जैक्ट चेक करा है, तो इसमें तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ में आया क्या सभी को, कैसे चेक किया, किसी को डाउट वगैरह तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखो, और ट्रेन एक्सेलरेट, लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रेन accelerates from rest, or train accelerates from rest for time t1, or train accelerates from rest for time t1 at a constant rate alpha, at a constant rate alpha। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, a train accelerates from rest for time t1 at a constant rate alpha, and then it retard and then it retired at a constant rate beta for some time t2, and then it retired at the constant rate beta at the constant rate beta for some time t2, for some time t2, and come to rest, and finally come to rest। Calculate t1 upon t2, calculate t1 upon t2। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, a train accelerates from rest for time t1 at a constant rate alpha, then it retired at a constant rate beta for some time t2, and finally come to rest। Calculate t1 upon t2, इसके भी चार ऑप्शन गिवन है, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा,
अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन। ओके, बहुत बढ़िया। इसमें भी पहले अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जैसे तुमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया फिर क्वेश्चन आसान हो गया है, सॉल्व हो गया। बिल्कुल सही है। देखना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वीटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इधर है वेलोसिटी और इस तरफ है टाइम। देखना, तो पहले तो एक्सेलरेट, फिर डी एक्सेलरेट, फिर फाइनली रेस्ट। सिंपल। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी उसको मैं वी मैक्स कहूंगा, इधर का जो स्लोप है उसे अपन अल्फा कहेंगे और इधर का जो स्लोप है उसे अपन बीटा कहेंगे। तो सिंपल समझो, यदि अपन इसे थीटा और इसे अपन थीटा वन मानते हैं तो टैन थीटा क्या कहेंगे बताओ? टैन थीटा सिंपल क्या हो जाएगा? वी मैक्स अपॉन टी वन। वी मैक्स अपॉन टी वन, है ना? सिंपल समझो, टैन थीटा क्या हो जाएगा? वी मैक्स अपॉन टी वन, है ना? तो इसी को अपन अल्फा कहेंगे, तो वी मैक्स अपॉन टी वन आ जाएगा यहाँ से। और मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वी मैक्स अपॉन टी टू। दोनों को डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, यहाँ से अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टी टू बाई टी वन। लेकिन अपने को सॉल्व क्या करना है? टी वन बाई टी टू। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बीटा बाई अल्फा अपना सही आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या इसके बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस जरा सा चेंजेस है। लिखना, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। A train accelerates from rest at a constant rate alpha for some time and then it retards to rest at a constant rate beta, and then it retards to rest at the constant rate beta. If the total distance covered by the train is smallest, if the total distance covered by train is smallest, calculate maximum velocity of the train. Calculate maximum velocity of the train. एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। A train accelerates from rest at a constant rate alpha for some time and then it retards to rest at a constant rate beta. If the total distance covered by train is smallest, then calculate maximum velocity of the train. इसके चार ऑप्शन गिवन है। अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू अल्फा बीटा इंटू एस पे पावर हाफ अल्फा माइनस बीटा इंटू एस अपॉन टू अल्फा बीटा पे पावर माइनस हाफ
नहीं, सिंपल हाफ, इसमें भी हाफ है प्लस हाफ है, बी ऑप्शन। एंड सी गिवन है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस पे पावर हाफ, एंड डी 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा इंटू एस पे पावर हाफ। ये 4 ऑप्शन है। दो मिनट का समय नहीं, 4 मिनट का समय दे रहा हूँ, 4 मिनट का करो सर। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं तुम्हें दे दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। तुम्हारी सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। तुम्हें कोई सा भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए तो तुम मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड ऑप्शन, ओके, बहुत बढ़िया। सी, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं। देखो, इसमें भी अपन ऑप्शन चेक तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, दो पे डाउट रहेगा। जैसे इसमें से चार में से दो एलिमिनेट हो जाएगा, बट दो पे डाउट रहेगा। तो ये दो कब हेल्प करेगा तुम्हें? ये हेल्प करेगा तुम्हें जय माता दी ABCD लगाने में, मतलब तुक्का मारने में। तो जो अपन चार तुक्का लगाएंगे, सपोज करो, उसमें से तो ABCD चारों रहेगा। अब तुमने दो को एलिमिनेट कर दिया, तब तुम्हारे पास तो दो ही ऑप्शन है, यानी कि सही होने की प्रोबेबिलिटी तो 50% है ना। समझ रहे हो? तो 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की, तो कभी कभी सही बैठ जाता है, तो एक बार 4 नंबर मिल जाता है। हाँ, लेकिन मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ। पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं इस चीज की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। अपने को अच्छे से पढ़ाई करना है। ये तो अपन ने सिंपल ऐसी बात कर ली है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले। इस तरफ होगा वी मैक्स, टोटल डिस्टेंस इसने एस कवर किया है। इधर है वेलोसिटी टाइम, ठीक है। इधर पे है टाइम T1 मान लेते हैं सपोज, और इधर है टाइम अपने पास T2। ठीक है, ध्यान से देखना। इधर अपने को अल्फा दिया गया रेट, इधर अपने को बीटा दिया गया। देखना, एक एरिया इधर है अपने पास, और एक एरिया है इस तरफ। इन दोनों का समेशन जो है वो एस के बराबर है। देखो, इसे मैं A1 कहता हूँ, इसे मैं A2 कहता हूँ। A1 मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है कितना? T1, और यहाँ पे आ जाएगा वी मैक्स। ठीक है। A2 लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा? हाफ इंटू T2 इंटू वी मैक्स। सही है। ये अपने पास A1 और A2 आ गया। ध्यान से देखना,
इन दोनों को अपन ऐड करें तो नेट एरिया क्या मिलेगा मुझे, हाफ इंटू वी मैक्स T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 को तुम चाहो तो E भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। A बराबर आ जाएगा हाफ वी मैक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये जो एरिया है ये किसके बराबर है, एस के, तो एस बराबर लिख सकता हूँ हाफ वी मैक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब तुम पहले वाली स्लाइड को तुम ध्यान से देखो, तो अपन ने वी मैक्स सॉल्व किया था, कितना किया था, वी मैक्स सॉल्व किया था अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसी को रिप्लेस कर देते हैं, तो करो रिप्लेस। नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो अपने पास क्या है, एस इक्वल्स टू हाफ वी मैक्स इंटू टी स्क्वायर, और सॉल्व क्या किया था, तो वी मैक्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एस क्या आएगा, वी मैक्स यहाँ पे अपन, लेकिन अपने को किसमें, किसके टर्म में आंसर चाहिए, अल्फा बीटा और एस के टर्म में चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा और एस के टर्म में चाहिए, ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे टी स्क्वायर कैसे आ गया, यहाँ पे टी होगा ना फिर, हाँ अब ठीक है, ध्यान से देखना। वी मैक्स को रिप्लेस करो, तो यहाँ से आप हाफ क्या क्या आएगा देखो, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का टी स्क्वायर। तो टाइम को रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं, ध्यान से देखो, लेकिन अपने को यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए था, हाँ ठीक है, टाइम को रिप्लेस, अच्छा मैं इस निकालने के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2s अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा का अंडर रूट आएगा क्या, टाइम, ध्यान से देखो। अब इस टाइम को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा वी मैक्स। वैसे यहीं से कर लेना चाहिए था, मैंने फालतू में एक आध दो स्टेप ज्यादा कर दिया, बट ठीक है, क्या करें, मुझे ध्यान आ रहा था कि मुझे इस सॉल्व करना, एंड इधर आएगा अल्फा इंटू बीटा पे पावर हाफ। तो फाइनल आंसर अपन सॉल्व कर लें तो वी मैक्स आ जाएगा 2s, ठीक है, 2s अल्फा प्लस बीटा। यार कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखो मैंने वी मैक्स गलत तो नहीं उतार लिया ना, वी मैक्स है अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वी मैक्स की जगह आ गया अल्फा बीटा, सही है सही है, बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ से मैंने टी निकाला है, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, सही है, हाँ। अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दिया, देखना। तो वी मैक्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही, इधर देखो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा पे पावर हाफ तो रहेगा क्योंकि रूट की वजह से है, और अंडर रूट में 2s रहेगा, ध्यान से देखो। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, वी मैक्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का हाफ पावर बचेगा और इंटू 2s, और इसी को और अच्छे से लिखें तो वी मैक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा एस अपॉन अल्फा प्लस बीटा का अंडर रूट, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल, अरे इसको, इसके सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। देखो देखो कैडे से मुझे यहीं से टी निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था, बट मैंने फालतू, मतलब मुझे ध्यान उस टाइम आ गया था कि मुझे एस निकालना है। देखो पहले एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरिया अपन ने सॉल्व कर लिया ना, एरिया क्या आया, हाफ एस इक्वल्स टू हाफ वी मैक्स इंटू टी, और अपने को वी मैक्स अपन ने पहले सॉल्व किया हुआ था, क्या सॉल्व किया हुआ था, वी मैक्स, वी मैक्स यहाँ से सॉल्व कर दिया हुआ था अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो यहाँ से मैंने टी को रिप्लेस कर देना, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे टी रिप्लेस कर दो, वी मैक्स डायरेक्ट आ जाएगा।
मैंने यही काम 2-3 स्टेप में किया, बट तुम कर सकते हो। एक बार जल्दी से नोट करो, खुद से सॉल्व करके देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड कैलकुलेशन के लिए होंगे, बट तरीका तो यही है। एक स्टेप ये भी तुम कर सकते थे कि यहाँ पे T1 अपॉन T1 T2 को तुम अल्फा वी मैक्स अपॉन अल्फा से भी रिप्लेस कर सकते थे, क्योंकि अपने को पता है अल्फा किसके बराबर है, वी मैक्स अपॉन T1 के। तो T1 की जगह अपन वी मैक्स अपॉन अल्फा से भी रिप्लेस कर सकते थे, T2 को वी मैक्स अपॉन बीटा से रिप्लेस कर सकते थे, तो भी आ जाता। हाँ, दोनों को डिवाइड भी कर सकते थे, अरे बहुत सारे मेथड है। एक्चुअली मेरे माइंड में ना डिस्टेंस चल रहा था कि मुझे एस निकालना है, तो उसी हिसाब से मैं करने लग गया, फिर बाद में दिखा कि तो वी मैक्स निकालना है। खैर, समझ में आ गया क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से? तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग लिखना, मोशन इन 2 डायमेंशन, ऐसे लिख दो, मोशन इन 2D, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख लेना प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन 2D, उसके बाद ब्रैकेट में प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन 2D का मतलब 2 डायमेंशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले समझो ये है क्या, मोशन इन 2D किसे कहेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने इस तरीके से थ्रो किया, ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, 1 डायमेंशन में रेनमैन प्रॉब्लम नहीं आता है, 2 डायमेंशन में वो आता है क्वेश्चन, ठीक है? तो अपन उसे 2 डायमेंशन में करेंगे, रिलेटिव मोशन, वो सब कराऊंगा। देखो, सपोज करो तुमने इसे v वेलोसिटी दे दिया, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करेगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, ठीक है ना? इसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, जिसे अपन क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन मोशन। सपोज करो कोई एक और ऑब्जेक्ट है जिसको अपन ने कुछ ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, इसका इस तरीके से पाथ बनता है, सपोज करो। तो देखो, इस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे तुम कोऑर्डिनेट देखोगे ना, तो इसमें एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। तो ये जो मोशन है ये अपना 2 डायमेंशन है, ये मोशन 1 डायमेंशन है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है और इसमें एक्स एंड वाई दोनों वेरी कर रहा है, तो इसे अपन 2 डायमेंशन मोशन कहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कोई पार्टिकल का पाथ इस तरीके से, वाई और एक्स के बीच अपन ग्राफ देखे तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ भी अपन देखें एक्स एंड वाई दोनों एक साथ चेंज हो रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे देखो एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। जैसे अभी इसका कोऑर्डिनेट 2,2 होता तो हो सकता है बाद में 3,4 हो जाए, हो सकता है बाद में 5,6 हो जाए, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ जनरल, ठीक है? फिर मान लो 7,8 हो जाए, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी लगातार चेंज हो रहा है। बट तुम इसमें देखो तो यदि अभी इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो बाद में होगा 1,0, बाद में होगा 2, 1,0,
बाद में फिर होगा 3a,0, तो इसका y फिक्स है, देखो ध्यान से, इसका y जो है वो फिक्स है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, वन डायमेंशन मोशन। और यहाँ पे x एंड y दोनों चेंज हो रहा है, इसे अपन क्या कहेंगे, टू डायमेंशन मोशन। समझे? तो पहले ये बता दूं, ये वन डायमेंशन का एग्जांपल है, ये अपने पास टू डायमेंशन का एग्जांपल है। अब पॉइंट ये है कि टू डायमेंशन मोशन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहली बात तो टू डायमेंशन मोशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ अपने पास वो जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन वाले फॉर्मूला है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस एंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये स्पेशली वन डायमेंशन मोशन के लिए ही सॉल्व किया गया है। वन डायमेंशन मोशन, वो भी कौन सा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसके पास हो उसी के लिए। मतलब सिंपल है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अपन उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे जो क्वेश्चन वन डायमेंशन का हो, और दूसरा जिस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी अपन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपने को हेल्प लेना पड़ेगा। अब टू डायमेंशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले अपन क्या करेंगे कि टू डायमेंशन मोशन को ना कोशिश करेंगे उसे अलग अलग देखने की। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आज अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी मैथमेटिकल या कुछ भी लिखाऊंगा नहीं, सिंपल समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। सिंपल ये सपोज करो एक्स एंड वाई एक्सिस पे मैंने कोई एक पार्टिकल को थ्रो किया है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक पार्टिकल को थ्रो किया तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से हुआ, ये ऐसे इस तरीके से आके नीचे गिर जाता है, सपोज कर लो। मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल था ये अभी 0,0 पे है, बाद में कुछ r,0 पे है, कहीं यहाँ पे देखे तो कुछ x,y पे है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो पार्टिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे अपनी लोकेशन को ये लगातार बदला है, और इसके लोकेशन में सिर्फ एक्स ही चेंज नहीं हुआ है, वाई भी चेंज हुआ है। तो ये मोशन अपना टू डायमेंशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा कि पहले इसमें देखूंगा कि y डायरेक्शन में इसने स्पेसिफिकली कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, इसने x डायरेक्शन में कितना करा, इसके पास जो भी वेलोसिटी है उसके x एंड y कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसके इसके ये कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो इस तरीके से इसे ब्रेक करके अपन को चेक करना होगा और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। समझे? कैसे अप्लाई करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने इसे u वेलोसिटी से थ्रो करा और ये एंगल मैं कहता हूँ 30 डिग्री। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि इसका x कंपोनेंट बताओ, तो x कंपोनेंट कितना होगा, u cos 30, ये होगा ना। पता है तुम्हें x एक्सिस के साथ टच हो रहा है एंगल, और सटा तो cos, यानी कि टच हुआ तो cos, और नहीं टच हुआ तो sin। मतलब सिंपल मैं कह सकता हूँ कि इस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ये u cos 30 है, एंड y कंपोनेंट है जो u sin 30 है। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक कर लिया। एंड तुम्हें पता है कि जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा किस तरफ आता है, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। और ये कौन से डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। तो मैं ए वाई क्या लिखूंगा, -g। और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से अपन चीजों को ब्रेक करके देखेंगे कि x में क्या है, y में क्या है, x में क्या है, y में क्या है, और उसके बाद अपन एक टेबल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस केस के लिए मैं टेबल एक फॉर्म करके तुम्हें सिखा रहा हूँ। सिंपल, यदि मैं अलॉन्ग x इधर लिखता हूँ, अलॉन्ग y इधर लिखता हूँ, तो मैं देखूं अलॉन्ग x में यदि मैं इनिशियल वेलोसिटी के बारे में लिखना चाहूँ तो ux किसके बराबर है, u cos 30 के। uy किसके बराबर है, u sin 30 के। समझो? यदि मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ तो ax किसके बराबर है, 0 के। ay किसके बराबर है, तो -g के, है ना। -g क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, यदि मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम कहोगे कि x में डिस्प्लेसमेंट r है, y में डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट अभी 0,0 था, बाद में इसका कोऑर्डिनेट r,0 है, तो इसका पहले भी 0 और बाद में भी 0। मतलब ये पार्टिकल ने टोटल टोटल जर्नी में y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। इस अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि पार्टिकल को अपन ने ग्राउंड से फेंका था और फिर पार्टिकल वापस कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया, यानी कि पार्टिकल ने कोई हाइट ट्रेवल नहीं करा, इसलिए y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो इस तरीके से मैंने अलोंग x एंड अलोंग y जो भी इंफॉर्मेशन मैं लिख सकता था वो मैंने लिखा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा, जो कि अपन ने पढ़ा है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या, 2D मोशन है क्या, इसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या होगा? समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो।
गुड। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, कंपोनेंट्स में किसी को दिक्कत है क्या? कंपोनेंट्स ब्रेक करने में किसी को दिक्कत है क्या? u sin 30 u cos 30 कैसे लिख रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना कंपोनेंट्स ब्रेक करने में? बस इसमें एक लाइन से अपन याद रखते हैं कि सटा तो कॉस, मतलब जिस एक्सेस के साथ जो एंगल टच होगा उसके साथ कॉस लेना है, और जिस एक्सेस के साथ एंगल टच नहीं हुआ है उसके साथ साइन लेना है, सिंपल। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए होगा क्योंकि देखो अपन ने पार्टिकल को थ्रो किया है। अब जैसे मैं पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर दूंगा तो क्या इस पार्टिकल और मेरे बीच कोई कांटेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने पार्टिकल को थ्रो कर दिया। अब ये पार्टिकल किसके कांटेक्ट में है? अर्थ के कांटेक्ट में। और अर्थ क्या करेगा? अर्थ इसे अपनी तरफ खींचेगी ना। अर्थ हमेशा किधर खींचती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ का मतलब क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझे क्या? चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, सिंपल एक क्वेश्चन। देखना, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। लिखना है, स्टेटमेंट लिखाता हूं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन at any time t, the position of a particle moving in xy plane at any time t at any time t is given by x equals to 3t square plus 9t meters, x equals to 3t square plus 9t meters, and y equals to t square minus 2t, and y equals to t square minus 2t। ये भी मीटर्स में ही है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड वेलोसिटी at t equals to 3 seconds, find acceleration at t equals to 2 seconds, find position vector from origin at t equals to 1 second, position vector from origin t equals to 1 second। ये सिंपली क्वेश्चन गिवन है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो पार्टिकल एक्स एंड वाई दोनों में वेरिएबल, मतलब दोनों में मोशन में है, यानी कि एक्स भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वाई भी चेंज हो रहा है। तो ये मोशन कैसा है? टू डायमेंशनल। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी t इक्वल्स टू 3 पे सॉल्व करना, एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 2 पे करना, और पोजीशन वेक्टर सॉल्व करना t इक्वल्स टू 1 पे। समझो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन। देखना, मैं सिंपली एक एक्सिस ड्रॉ करूं, एक्स एंड वाई एक्सिस, सोच के बताना। तो पहले मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, पोजीशन वेक्टर एट 1 सेकेंड। तो जैसे मैं टाइम 1 रखूंगा तो एक्स कितना आएगा? 12। देखो, टाइम में जैसे ही 1 रखूंगा तो एक्स कितना आएगा? 12। और वाई कितना आएगा? -1। एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब कि एक्स का कोऑर्डिनेट -12 है, मतलब सॉरी 12 है, और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो यदि मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं आर, तो कितना आ जाएगा? 12 आई कैप माइनस जे कैप। ये आएगा क्या? जल्दी बताओ। 12 आई कैप माइनस जे कैप। पोजीशन वेक्टर आएगा क्या इस पार्टिकल का एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड? ये कैसे सॉल्व किया? टाइम टी की जगह वैल्यू पुट कर दी, एक्स सॉल्व कर लिया, वाई सॉल्व कर लिया, और एक्स को आई के साथ और वाई को जे के साथ लिख दिया, और ये अपने पास पोजीशन वेक्टर आ जाता है। अब आगे आगे अपने को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सॉल्व करना है। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कर लो एक बार जल्दी से यहाँ तक, फिर मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताता हूँ।
अरे यार मैं म्यूट कब से था यार। ओह, बहुत देर से था मैं तो। क्या तुम्हें पोजीशन समझ में आया क्या? जो मैंने पोजीशन पहले लिखा था वो तुम्हें समझ में आया क्या? जो आर पोजीशन वेक्टर है वो 12 आई कैप माइनस जे कैप, ये तुम्हें समझ में आ गया था। हाँ, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा था। देखो, वेलोसिटी में सिंपल अपन इसे डिफरेंशिएट करा टी के रेस्पेक्ट में, एक्स को फिर वाई को भी टी के रेस्पेक्ट में किया, तो यहाँ से मुझे वी एक्स मिल गया और यहाँ से मुझे वी वाई मिल गया। तो वी एक्स एंड वी वाई जैसे ही मिल जाता है तो क्या मैं वेलोसिटी को वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप लिख सकता हूँ क्या? तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वी एक्स है कितना 27 आई कैप और इधर से आएगा 4 जे कैप। तो ये मुझे वेक्टर फॉर्म में पता लग गया। इसी का यदि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या करूंगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड यहाँ पे cos 90 है तो cos 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे सिंपल 27 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। कर लोगे क्या इसके आगे सॉल्व? तो ये मैंने वेलोसिटी सॉल्व किया है। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। क्या करना होगा? जो वेलोसिटी है उसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। cos 90 कैसे? देखो, 27 आई कैप, ध्यान से देखना, 27 आई कैप, तो 27 आई कैप तो इस तरफ होगा ना, आई इस तरफ लेते हैं, जे ऊपर की तरफ होगा, तो आई और जे के बीच एंगल कितना होता है? 90। तो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है? 90। इस वजह से cos 90 आ जाएगा। ठीक है। हम्म। अब एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। अब यदि मैं इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं फिर से, डिफरेंशिएट करता हूं फिर से, तो क्या आएगा एक्सेलरेशन? ध्यान से देखना। इसे मैं फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूं तो एक्स क्या डायरेक्ट 6 लिख सकता हूं क्या? एंड ए वाई कितना आ जाएगा बताओ? ए वाई सिंपल 2 के बराबर आएगा। देखो, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन, एंड डिफरेंशिएट करोगे तो 6 ही रहेगा ना सिर्फ, और इधर 2 रहेगा। तो यदि मैं एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर लिख रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और एक्स है कितना? एक्स सिंपल 6 आई कैप, ए वाई है कितना? 2 जे कैप, और इसी का यदि मुझे मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 36 प्लस 4 अंडर रूट 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को डाउट है तो बताओ। ये 90 क्या आया? ये 90 सिंपल एंगल है। देखो, ये जो आई कैप और जे कैप के साथ जो मैंने वेक्टर लिखा है ना, ये बेसिकली ये बताता है कि आई कैप में है एक 27 आई कैप, और एक है 4 जो है ना वो जे कैप डायरेक्शन में है। तो अपने को रिजल्टेंट का फॉर्मूला यदि तुम्हें याद हो तो बताया गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद करो, प्लस 2ab cos थीटा। और cos थीटा यहाँ पे क्या लिखते हो? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यानी कि 27 और 4 आई कैप, 4 27 आई कैप और 4 जे कैप की बात करेंगे। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है? 90। तो ये मैं एंगल यहाँ तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई और जे के बीच एंगल 90 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2ab cos थीटा का टर्म नहीं लिखा। यहाँ भी मैंने 2ab cos थीटा का टर्म नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि तो जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या तुम्हें कुछ समझ में आया क्या?